वेलकम टू इम्पैक्ट जोन क्लासेस। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कूलाम का नियम। तो हम लिख लेते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, ठीक है। हेडिंग बना लेते हैं कूलाम का नियम। देखो बच्चों, कूलाम के नियम के अनुसार कूलाम ने हमें बताया अगर दो स्थिर बिंदु आवेश हों, कि दो स्थिर बिंदु आवेश हों, ये मान लो Q1 है और ये मान लो Q2 है, और ये एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं, ये एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं। तो कूलाम ने बताया कि इन दोनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, समीकरण नंबर 1, और इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, समीकरण नंबर 2। तो कूलाम ने हमें क्या बताया कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इकट्ठा करके लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। देखो भाई क्या होगा, F Q1 Q2 अपॉन R²। अब जब इसका साइन हटाएंगे तो यहाँ पर अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट आता है K, और ये आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन R²। Q1 Q2 अपॉन R², ये हमारा क्या है, कूलाम का नियम है। यही हमारा क्या है, कूलाम का नियम है। यदि आवेश कहाँ पर स्थित हो, आवेश निर्वात में, निर्वात या वायु में स्थित हो, वायु या निर्वात या वायु में स्थित हो, तो क्या होता है, जब निर्वात या वायु में स्थित हो तो इस K का मान हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K का मान कितना हो जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो फॉर्मूला हो जाएगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R², Q1 Q2 अपॉन R²। अब देखो, अब अगर माध्यम वायु ना होकर के इसमें कोई ऐसा माध्यम हो जिसका परावैद्युतांक K हो, हम लिखेंगे यदि आवेश के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित हो, परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित हो, वाले माध्यम में स्थित हो, तो F का फॉर्मूला हो जाता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। ये है हमारा कूलाम का फाइनल नियम। अब इसमें जो एक नोट है हमारा, कि जो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, इस पूरे का मान होता है 9 × 10⁻9। ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसका मान होता है 9 × 10⁻9। और एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं हम, निर्वात की वैद्युतशीलता कहा जाता है। एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की वैद्युतशीलता यानी कि परमिटिविटी, इसको बोलते हैं परमिटिविटी कहा जाता है। क्या है ये, निर्वात की वैद्युतशीलता या परमिटिविटी कहा जाता है इसको, ठीक है। अच्छा, अब आता है हमारा कि वैद्युतशीलता क्या चीज़ है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम कि वैद्युतशीलता है क्या। देखो भाई, अब हेडिंग बना लीजिए वैद्युतशीलता, शीलता यानी कि परमिटिविटी, देखो एक पदार्थ है हमारा, हम इसमें वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं E। एक पदार्थ है हमारा, हम इसमें वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं E। तो इस पदार्थ का वह गुण, कि किसी पदार्थ का वह गुण जो उसमें वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किए जाने पर प्रदर्शित विरोध की माप को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित विरोध की माप को बताता है या प्रदर्शित करता है, उसे हम वैद्युतशीलता कहते हैं, ठीक है। उसे हम वैद्युतशीलता कहते हैं। इसे एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। दोबारा सुनो कि किसी पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किए जाने पर उस पदार्थ का वह गुण जो उस विरोध की माप को प्रदर्शित करता है, जो उस पदार्थ द्वारा
किए गए विरोध की माप को प्रदर्शित करता है उसे हम वैद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, इसे एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं, इसे एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं। अब अगर ये पदार्थ कोई कुछ ना होकर के निर्वात या वायु हो, ये पदार्थ क्या है, निर्वात है या वायु है, तो इसकी वैद्युतशीलता को हम एप्सिलॉन नॉट से प्रदर्शित करते हैं। इसकी वैद्युतशीलता को किससे प्रदर्शित करेंगे, एप्सिलॉन नॉट से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब आता है हमारा परावैद्युतांक। परावैद्युतांक, परावैद्युतांक क्या चीज़ है, परावैद्युतांक क्या चीज़ है कि किसी भी पदार्थ की वैद्युतशीलता, किसी भी पदार्थ की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को, तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को उस पदार्थ का परावैद्युतांक कहते हैं, उस पदार्थ का परावैद्युतांक कहते हैं। इसे के से प्रदर्शित करते हैं, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, के से। अच्छा, अब वैद्युतशीलता का जो मात्रक होता है, वैद्युतशीलता का मात्रक होता है हमारा कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखो, एप्सिलॉन की जगह अगर हम कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर रखेंगे और एप्सिलॉन नॉट की जगह भी यही रखना है, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो ये पूरा कट जाएगा, तो इसका भी परावैद्युतांक का कोई मात्रक नहीं होता है और इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, शुद्ध अनुपात कहते हैं कि परावैद्युतांक एक शुद्ध अनुपात है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र इंग्लिश में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, वैद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये हमारा एक आवेश है, ये हमारा एक आवेश रखा हुआ है, तो इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश, जिसमें कोई दूसरा आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, वैद्युत बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। देखो, अगर कोई बल यहाँ रखा होगा तो उस पर कोई भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि यहाँ पर कोई आवेश रखा है। अगर ये इस क्षेत्र के अंदर आता है, या तो इस पर आकर्षण बल लगेगा या इस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो इसे ही हम क्या कहते हैं कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, चलो अब हमारा वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं। नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो, यहाँ पर अगर हम एक प्लस आवेश रख दें और यहाँ पर एक हम माइनस आवेश रख दें और माइनस आवेश यहाँ पर एक हम टेस्टिंग चार्ज ले आएँ। कैसा चार्ज, टेस्टिंग चार्ज। या टेस्टिंग चार्ज क्या होता है कि एक ऐसा चार्ज जिसका अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, उसे हम कहते हैं टेस्टिंग चार्ज। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक रखते हैं टेस्टिंग चार्ज, ये हमेशा धन पॉजिटिव होता है, इसे हम कैसे लेते हैं, हमेशा पॉजिटिव। तो ये इस पर एक विपरीत प्रतिकर्षण बल लगाएगा, यहाँ पर ये इस पर क्या लगाएगा, प्रतिकर्षण बल, और ये इस पर क्या लगाएगा, आकर्षण बल। तो ये कुछ इस रास्ते से होकर के ऐसे जाने लगेगा, कुछ इस रास्ते से होकर के ऐसे जाएगा। अब अगर इस आवेश को हम यहाँ रख दें, इस आवेश को हम यहाँ रख दें, तो ये कुछ ऐसी इस तरफ से होकर के जाएगा, ये यहाँ से होकर के जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक तथा निष्कोण वक्र, वह काल्पनिक तथा निष्कोण वक्र जिस पर कोई एकांक धन परीक्षण आवेश गति करता है या चलता है, उसे हम वैद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर कोई एकांक स्वतंत्र धन आवेश चलता है, उसे वैद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। तो इसी जिस रास्ते से होकर जाएगा, इसी रेखा को हम क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र रेखा कहेंगे। अब अगर इस आवेश को हम यहाँ पर रख दें तो ये कुछ इस रास्ते से होकर चला जाएगा, ऐसे होकर चला जाएगा, या इधर को होकर के जाएगा ऐसे, ठीक है, या फिर ऐसे होकर के जाएगा, या ऐसे होकर के जाएगा। तो हम ऐसे अलग अलग रास्तों से जाएगा, हम ऐसे ही बहुत सारे रास्ते इसमें दिखा सकते हैं। तो ये दिखा दिया हमने। जाएगा हमेशा कहाँ से, प्लस से माइनस की तरफ। कहाँ जाएगा, प्लस से माइनस की तरफ जाएगा। तो ऐसे इधर भी दिखा देते हैं हम, ये यहाँ से इधर से आएगा कहीं से, ठीक है। तो ये प्लस से हमेशा माइनस की तरफ जाता है और इसके पथ को क्या कहते हैं हम, वैद्युत क्षेत्र रेखा या वैद्युत बल रेखा कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसका गुण।
वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछता है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण बताइए। क्या बताने हैं? वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। सबसे पहला गुण तो ये होता है कि हमेशा धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। क्या? कि धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। दूसरा क्या है कि ये इनके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। कैसे बताएगी? देखो, अगर हमें इस बिंदु पर हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, इस बिंदु पर हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो भाई हम खींच दी स्पर्श रेखा। अब ये जो जिस दिशा में ये स्पर्श रेखा जाएगी, यानी कि इसी यहाँ पर ये दिशा किसको बताएगी? वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर की दिशा को बताएगी। किसको बताएगी? वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी। अब यहाँ पर अगर हम एक रेखा खींचते हैं, स्पर्श रेखा, तो ये रेखा ऐसे जाएगी हमारी। यही रेखा क्या यहाँ पर इसका मतलब जो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो इस एरो की दिशा में है। अगर हम यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की एक हम इस पे क्या खींचते हैं? स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो ये रेखा कुछ ऐसे जाएगी और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस दिशा में होगी। ठीक है, तो क्या है दूसरा पॉइंट कि वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताती है या वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। तो ये है हमारा सब इंपॉर्टेंट टर्म। क्या है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों नहीं काटती है? अभी देखते हैं क्यों नहीं काटती है। देखो, अगर हम इसमें दो रेखाएं काटती हुई दिखाएं, एक रेखा हमने ये गुजार दी और दूसरी रेखा यहाँ से होके मान लो यहाँ से गई, हम मान लेते हैं अभी यहाँ से गई, तो जहाँ पर इन्होंने काटा इस पॉइंट पर पकड़ लो। हम इस पॉइंट को देख लेते हैं। इस पॉइंट पर अगर यहाँ पर स्पर्श रेखा इस वाली रेखा के लिए खींचे तो ऐसे जाएगी और इसके लिए रेखा खींचेंगे तो ऐसे जाएगी। कुल मिलाकर के एक पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं मिलेंगी। एक पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं मिल जाएंगी और ऐसा कभी भी संभव नहीं होता है। क्यों? कि हम क्या कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को पृथक नहीं करती हैं, क्योंकि इनके कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त होंगी और ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, चलिए अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट इसमें कि एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं लचकदार डोरी की खिंची हुई लचकदार डोरी की तरह होती है। कैसे होती है? खिंची हुई लचकदार डोरी की तरह होती है, जो लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती है। ये लंबाई में क्या करती है? सिकुड़ने का प्रयास करती है। इसी कारण विपरीत आवेश यानी कि प्लस और माइनस, इसी कारण जो विपरीत आवेश होते हैं उनके बीच में कौन सा बल लगता है? आकर्षण बल लगता है। क्यों? क्योंकि ये खिंची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। और ये जो ये रेखाएं होती हैं, ये अपनी लंबाई के लंबवत इस डायरेक्शन में दूर हटने का प्रयास करती हैं। अपनी लंबाई के लंबवत दूर हटने का प्रयास करती हैं। इसी कारण से क्या होता है, जो समान प्रकृति के आवेश होते हैं उनके बीच में वैद्युत प्रतिकर्षण बल लगता है। उनके बीच में वैद्युत प्रतिकर्षण बल लगता है। देखो कैसे लगेगा बच्चों, यहाँ से तो थोड़ा आपके समझ में नहीं आएगा। एक दूसरा डायग्राम बनाते हैं। ये प्लस आवेश है और ये भी प्लस आवेश है। अब अकेले प्लस आवेश के कारण जो वैद्युत बल रेखाएं आएंगी वो कुछ इस तरीके से आएंगी, ठीक है, अकेले धनावेश के कारण। अब इसके कारण भी कुछ ऐसे आएंगी, इसके कारण भी कुछ ऐसे आएंगी। लेकिन ये जो बल रेखाएं हैं हमारी, ये क्या करेंगी? अपने लंबाई के लंबवत एक दूसरे को दूर हटाएंगी। मतलब ये इधर को चल जाएगी और ये इधर को जाएगी। ठीक है, अब ऐसे ही अगर इसके तो ये इधर को चली जाएगी और ये ऐसे जाएगी इधर को। अब नीचे वाली जो रेखाएं हमारी, ये रेखा हमारी ऐसे जाएगी और ये ऐसे जाएगी। यहाँ से एक ऐसे जाएगी और ऐसे जाएगी। तो अब देखो, ये अपनी लंबाई के लंबवत दूर हटने का प्रयास कर रही है। अपनी लंबाई के लंबवत दूर हटने का प्रयास कर रही है। इसी कारण समान प्रकृति के आवेशों के बीच में वैद्युत प्रतिकर्षण बल लगता है। अब माइनस, अगर यहाँ पर ऋणावेश हो तो ये वैद्युत बल रेखाएं आती हुई प्रतीत होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं कैसी होती हैं? उसका डायग्राम हमारा ऐसे बनता है कि जैसे वैद्युत बल रेखाएं सारी की सारी इस पर सूर्य की किरणें आ रही हों। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वैद्युत
क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो बच्चों क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो क्या है भाई, हमारा ये एक वैद्युत क्षेत्र है, ये क्या है? एक वैद्युत क्षेत्र है हमारा, और इस बिंदु पर एक आवेश, यहाँ पर ये Q का वैद्युत क्षेत्र है, इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक धन परीक्षण आवेश रखेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे? धन परीक्षण आवेश रखेंगे, और कहेंगे, देखेंगे कि ये आवेश इस आवेश पर, ये आवेश इस आवेश पर कितना बल लगा रहा है, ये आवेश इस आवेश पर कितना बल लगा रहा है। तो फिर देखने के बाद क्या करेंगे हम, जो इसकी डेफिनेशन होती है कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे, उस बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश, उस बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल, धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा आवेश के अनुपात को, तथा आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, और इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से प्रदर्शित करते हैं। और ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो ये वेक्टर है, तो ये भी क्या हो जाएगा? हमारा वेक्टर हो जाएगा। अब देखो हम इसे अलग तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब ये क्यू नोट क्या है? हमने इसको मान लो 1 कूलाम, क्यू नोट को क्या मान लो? 1 कूलाम। तो ई वेक्टर का मान क्या हो जाएगा? एफ वेक्टर। ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ से हम प्रदर्शित कर सकते, इसे यहाँ से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं कि एकांक धन परीक्षण आवेश पर, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होगा? देखो भाई, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो इसका एसआई मात्रक न्यूटन पर कूलाम होता है, इसका एसआई मात्रक न्यूटन पर कूलाम होता है। अब आती है विमा। विमा क्या होगी इसकी? डायमेंशन। विमा मतलब डायमेंशन। अब देखो भाई डायमेंशन क्या होगी? हमने सूत्र, अब इसका मात्रक क्या पढ़ा है? न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। अब न्यूटन की विमा क्या होती है? न्यूटन बल का मात्रक है, बल की विमा mLT-2, और कूलाम की विमा हमने पीछे पढ़ी है TA। कूलाम की विमा क्या होती है? TA होती है। तो इसको इकट्ठा करके लिख दो, mLT-2, इसकी एक पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी T-1, और A ऊपर जाके ये माइनस हो जाएगा A-1। तो इसकी हमारी जो डायमेंशन आ गई mLT-3 A-1, ये किसकी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा है। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ते हैं हम बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये तो इसकी डेफिनेशन है। अब अगर वो पूछने लग जाए कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात कीजिए, किसके कारण? बिंदु आवेश के कारण। तो हेडिंग बना लेते हैं, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसे इंग्लिश में कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखो भाई क्या होती है, हम मान लेते हैं कोई बिंदु O है, कोई बिंदु O है, इस पर प्लस Q आवेश रखा है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है, और इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम यहाँ पर क्या रख देंगे? एक आवेश रख देंगे, धन परीक्षण आवेश Q0। ठीक है, इस पर क्या रख लेंगे? धन परीक्षण आवेश Q0 रख लेंगे। ये भी प्लस का आवेश, ये भी, तो इसके बीच में जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण लगेगा, और इसकी दिशा हो जाएगी इस तरफ, F वेक्टर। ठीक है, देखो तो आवेशों के बीच लगने वाला बल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F = 1/4πε0K इंटू Q और Q0/R²। फॉर्मूला क्या होता है? Q1 Q2/R²। कूलाम का नियम यही था।
अब कूलाम का नियम, यहाँ पे Q1 की जगह Q रखा हुआ है, Q2 की जगह Q नॉट रखा हुआ है, तो इसलिए Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या हमने डेफिनेशन में फॉर्मूला क्या पढ़ा है, F अपॉन Q नॉट। तो F का मान उठा के यहाँ से रख दो, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और पूरे के अपॉन में Q नॉट। इस Q नॉट से ये Q नॉट कट जाएगा और हमारा E का फॉर्मूला आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। ये किसका सूत्र आ गया हमारा, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। अब अगर माध्यम ये परावैद्युतांक वाला माध्यम ना होकर के क्या हो, वायु हो या निर्वात हो, यदि माध्यम वायु हो या निर्वात हो तो K का मान कितना हो जाता है 1, तो K का मान कितना हो जाता है 1, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, E इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K की जगह 1 की मल्टीप्लाई करेंगे वही रहेगा, तो ये फॉर्मूला हो गया Q अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला आ गया बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आ गया। ठीक है, तो बच्चों इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी ही मिलेंगे। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए, जिससे हम जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। ठीक है, थैंक यू।